सबसे अहम चीज कि हमारा देश विकास कर रहा है कि नहीं। राष्ट्रवादी लोग ये चीज सोचते हैं, ये बातें उनके दिमाग में रहती है। मैं विकास कर रहा हूं कि नहीं, ये उनके दिमाग में नहीं रहती है। आप देखे होंगे बीजेपी के नेताओं को हमेशा भगवा वस्त्र में क्यों पहनते हैं भाई? बार बार जब बीजेपी जीतती है तो सपा वाले हमेशा ईवीएम पर सवाल उठाते हैं, आखिर ऐसा क्यों है? अगर आप ईमानदार हैं तो बार बार सवाल जब राजनीतिक कोई पार्टी उठा रही है तो आप अगर उसमें संलिप्त नहीं है, सच्चाई वो नहीं है, तो आपको सामने आकर के कहना चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री महोदय को, हमारे मुख्यमंत्री महोदय को जनता के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बात बोलना चाहिए कि मैं इस बार ईवीएम से चुनाव नहीं कराऊंगा। नमस्कार, मैं हूं विवेक और आप देखना शुरू कर चुके हैं वीके इंडिया 24 न्यूज। इस समय उत्तर प्रदेश शासन में योगी आदित्यनाथ की सरकार है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से पूरे यूपी में अशांति का माहौल बना हुआ है। पहले बहराइच और अब संभल में मस्जिद में सर्वे के दौरान हुए हिंसा के चलते करीब 5 लोगों की जानें जा चुकी हैं। पुलिस प्रशासन अपना तर्क दे रहा है कि उनके द्वारा कोई गोलीबारी नहीं चलाई गई, लेकिन बावजूद इसके 5 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सामाजिक कार्यकर्ता और क्षेत्रीय नेता बलवंत सिंह सिकरवार। इनसे जानेंगे कि संभल में हुई घटनाओं के पीछे इनका क्या विचार है। सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आपका भी स्वागत है और इस चैनल को देखने वाले सारे हमारे दर्शकों का भी स्वागत है। उनका मैं नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। आज प्रदेश में अशांति का माहौल छाया हुआ है। पहले बहराइच और अब संभल में सर्वे के दौरान हुए हादसे ने पूरे प्रदेश को अशांति के दलदल में झोंक दिया है। चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। इस घटना को लेकर आप क्या विचार रखते हैं? विचार देखिए, जो भी लोग समाज के लिए काम कर रहे हैं, समाज के बारे में सोचते हैं और उत्तर प्रदेश ही नहीं देश के बारे में जो सोचते हैं, वो ये हमेशा उनकी सोच रहती है कि समाज में मतैक्यता बनी रहे, आपसी सौहार्द कायम रहे। ये उनकी सोच रहती है। हमारा देश उत्तरोत्तर वृद्धि करे, प्रदेश हमारा आगे की तरफ अग्रसरित रहे विकास के लिए, ये आम जन की यही सोच रहती है। लेकिन आम जन की सोच में और सरकार की सोच में बहुत बड़ा अंतर होता है। आम जन को विकास से मतलब होता है और सरकार में बैठे हुए लोगों को हमेशा ये डर सताए रखता है कि कहीं ऐसा ना हो कि हम सत्ता से बाहर हो जाए। तो सत्ता में हमेशा बने रहने के लिए वो एक नए नए फार्मूले पे काम करते हैं और उसी का ये परिणाम है। जो संभल की घटना हुई है उसी का परिणाम है कि वहां जानबूझ करके दो समुदायों में दंगा कराने का काम उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है। उत्तर प्रदेश सरकार पे आप आरोप लगा रहे हैं। अभी हाल ही में बहराइच में एक दुर्गा पूजा के दौरान एक घटना ने हिंसा का रूप ले लिया था और दो समुदाय भड़क गए थे। योगी सरकार यहाँ दावा करते हैं कि मुजरिमों पे उनका पूरा अंकुश है। अपराधी जो है डर के मारे बिल में छुप गए हैं, वो बाहर नहीं निकल रहे हैं और जो भी अपराधी हैं या तो अपने आप को बदल चुके हैं या अपराध की दुनिया से बाहर आ चुके हैं। बावजूद के अब जो ये घटनाएं हो रही हैं, इसका आखिर कारण क्या होगा? देखिए, मुख्य चीज तो मैं आपको बता दूं कि अपराधी जो हमारे मुख्यमंत्री महोदय इसको घोषणा कर रहे हैं और लोगों के बीच में इस बात को फैला रहे हैं कि उत्तर प्रदेश अपराध मुक्त हो गया है, अपराधी मुक्त हो गया है। तो सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि जितने बड़े बड़े अपराधी हैं वो भाजपा के साथ अपना गठबंधन करके और अपनी बचाव कर रहे हैं। जो प्रखर विरोधी थे, जो व्यक्तिगत इनके विरोधी थे, उनका किसी न किसी तरीके से इन्होंने इनकाउंटर करके खत्म करने का काम किया, जिसे ये अपराधी मानते हैं, बताते हैं, जो कि इनका काम नहीं। आज सुप्रीम कोर्ट ने भी बुलडोजर के ऊपर रोक लगाई। ये न्यायालय का काम है। सच क्या है, गलत क्या है, ये न्यायालय फैसला देगा, न कि सरकार फैसला करती है। सरकार सत्ता में अगर है तो समाज में सौहार्द बनी रहे, कानून व्यवस्था कायम रहे, इसके लिए काम करती है।
विकास के कार्यों में अवरोध जो पैदा करता है उसको कानून जो है अपने संज्ञान में लेकर के उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई करना सरकार का काम होता है। लेकिन यहाँ सरकार इस तरह के बात और इस तरह के कार्यों पे विश्वास नहीं रखती है। वो अपने विरोधियों को साधने का काम करती है। सत्ता में आने के बाद बीजेपी का ये शुरू से ही एजेंडा रहा है। जैसा कि संभल की घटना को लेकर यह चर्चा में आ रहा है कि मस्जिद निर्माण के स्थल पर पुराने हिंदू मंदिर के अवशेष होने का दावा किया जा रहा था हिंदू समाज के द्वारा, जिसको लेकर सर्वे किया जा रहा था। तो इस घटना के पीछे हिंदू राष्ट्रवादी समूहों के और मुस्लिम धार्मिक लोगों का क्या कारण है? पहले तो आप एक बात जो बीजेपी के लोग कहते हैं हिंदू राष्ट्रवादी, ये कभी हो ही नहीं सकता है। राष्ट्रवादी जो होता है वो पूरे देश के लोगों की एक सोच होती है। जो राष्ट्र के लिए काम करते हैं वो राष्ट्रवादी होते हैं। राष्ट्र के अहित में काम करने वाले लोग, समाज में नफरत फैलाने वाले लोग, बेरोजगारी फैलाने वाले लोग, ये किस नजरिए से आप उनको जो है राष्ट्रवादी देख रहे हैं? क्या आप राष्ट्रवादी शब्द का इस्तेमाल उनके लिए कर रहे हैं? वो करते हैं, अच्छा लगता है, इसलिए कि चोर कभी अपने आप को चोर नहीं बोलता है। आप देखे होंगे बीजेपी के नेताओं को हमेशा भगवा वस्त्र में क्यों पहनते हैं भाई? क्यों पहनते हैं भगवा वस्त्र? वस्त्र तो वस्त्र, भगवा उनकी संस्कृति है। कैसी संस्कृति? ये भारत की संस्कृति है। सनातन धर्म की संस्कृति है, मानता हूँ, लेकिन सनातन धर्म में भगवा किसको धारण करना चाहिए ये भी उन लोगों को पता होना चाहिए और आपको भी पता होना चाहिए। ये आम व्यक्ति के लिए भगवा वस्त्र नहीं है, भगवा वस्त्र नहीं है, भगवा विचार होता है। भगवा वस्त्र रावण ने भी पहना था और भगवा वस्त्र पहन करके एक साधु का रूप धारण करके मां जानकी का अपहरण किया था। जो आज ये लोग कर रहे हैं, हमारे देश की जनता को, हमारे प्रदेश की जनता को गुमराह करके कि हम एक हिंदूवादी हैं, हम भगवा धारण करते हैं, हमारा आचरण ऐसा है, और जितने भी बलात्कारी मिलेंगे सारे बीजेपी के अंदर मिलेंगे। मतलब आप बीजेपी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर और उनके नेताओं पर ये आरोप नहीं मैं लगा रहा हूं, मैं सच्चाई बयान कर रहा हूं। आप देखिए अगर लिस्ट यहाँ पे मैं जारी करूंगा तो जुबान पे मेरे वो सारे नाम हैं जो संवैधानिक पदों पे बैठे हुए, जो देश के उप गृह राज्य मंत्री रहते हुए बच्चियों के साथ बलात्कार करता था, जो उनके विधायक रहते हुए बच्चियों के साथ बलात्कार किया। अभी एक सांसद है उनका, बच्चियों के साथ वो अभद्रता किया। सड़कों पे बच्चियों ने जब विरोध प्रदर्शन किया दिल्ली में, हमारे देश के पहलवानों ने, उनके साथ कितनी अभद्रता हुई ये पूरा दुनिया देखा है। तो मैं ये आरोप नहीं लगा रहा हूं। इतने के बाद भी अगर आप कह रहे हैं कि ये आरोप है तो मैं क्षमा प्रार्थी हूं, ये आरोप नहीं, उनका ये कार्य है। संभल घटना को लेकर प्रदेश के समाजवादी पार्टी के मुखिया ने जो है डायरेक्ट तौर पे भाजपा को दोषी माना है, इसमें आप किसको दोषी मानते हैं? हमारे अखिलेश यादव जी का मैं बयान देखा, उनका बयान 100% सही है। इसलिए कि जिस तरीके से महाराष्ट्र में ईवीएम की चोरी करके और सरकार बनाने का काम किया गया है, इस पे सवाल खड़ा न हो, इस पे लोगों का जो है झुकाव न हो, इस मुद्दे को हाईलाइट नहीं किया जाए, इसलिए इस तरह के कार्रवाई में लोगों को उलझाना, लोगों के ध्यान को डाइवर्ट करना, ये बीजेपी का शुरू से ही काम रहा है। हरियाणा चुनाव के बाद वहां इस तरह की घटनाएं की गई और यहाँ पे इस चुनाव के बाद संभल में घटनाएं की गई। अखिलेश यादव जी का मैं आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने सत्य की बात को जो है जनता के सामने रखा है। सच्चाई यही है कि ध्यान डाइवर्ट करने के लिए ये मुद्दे यहाँ पे लाए गए हैं। जानबूझ करके संभल में दंगा का कार्यक्रम प्रायोजित किया गया है, जो बीजेपी सरकार के द्वारा प्रायोजित है। बार बार जब बीजेपी जीतती है तो सपा वाले हमेशा ईवीएम पर सवाल उठाते हैं, आखिर ऐसा क्यों है? इसलिए कि ईवीएम की चोरी की जाती है। अगर आप ईमानदार हैं तो बार बार सवाल जब राजनीतिक कोई पार्टी उठा रही है तो आप अगर उसमें संलिप्त नहीं है, सच्चाई वो नहीं है, तो आपको सामने आकर के कहना चाहिए
हमारे प्रधानमंत्री महोदय को, हमारे मुख्यमंत्री महोदय को जनता के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बात बोलना चाहिए कि मैं इस बार ईवीएम से चुनाव नहीं कराऊंगा, इस बार बैलेट पेपर से चुनाव कराता हूं। और जो आप लोग बार बार प्रलाप कर रहे हैं, जिसको वो लोग बोल रहे हैं कि ईवीएम चोरी की जा रही है, ईवीएम हैक की जा रही है, ईवीएम मैनिपुलेट की जा रही है, इस तरह की जो बातें विपक्ष बार बार आरोप लगा रहा है, उसका सीधा सा जवाब ये होगा कि आप बैलेट पेपर से चुनाव करा लो और मैं कराता हूं, और इसके बाद जो डिसीजन आता है वो सही डिसीजन होगा, वो जनता के मुंह पे तमाचा होगा, उन नेताओं के मुंह पे तमाचा होगा और आपके मुंह पे तमाचा होगा। ये दूध का दूध और पानी का पानी सामने आ जाएगा। हरियाणा सहित तमाम राज्यों में जो है ईवीएम से चुनाव हुए हैं। अगर ईवीएम में धोखाधड़ी है तो झारखंड में सरकार बीजेपी की क्यों नहीं बन पा रही है? इसलिए नहीं बन पा रही है कि वो एक नजीर के तौर पे रखा गया है, एक उदाहरण के तौर पे रखा गया है कि आप उसकी बात क्यों नहीं करते, वहां आप क्यों जीत गए, वहां पे भी तो ईवीएम काम कर रहा है। ये बात जनता के सामने रखने के लिए, अपनी गलती को छुपाने के लिए, अपनी चोरी को बचाने के लिए इस तरह की कार्रवाई की गई है जानबूझ करके। ये दोनों जगह हार रहे थे, दोनों जगह महाराष्ट्र और झारखंड दोनों चुनाव हार रहे थे ये। और मैं तो पहले भी ये बोल चुका था, चुनाव बीतने के बाद दूसरे दिन आप ही लोगों के चैनल के माध्यम से मैं इस बात को रख दिया था और मैं घोषणा कर दिया था, मैं कोई राजनीतिक जो है भविष्यवक्ता नहीं हूं, लेकिन राजनीति मुझे समझ में आती है और इतने दिनों से लोगों के व्यक्तित्व को भी मैं पढ़ लिया हूं कि लोग किस व्यक्तित्व के हैं। तो चोर लोग जो होते हैं वो क्या करते हैं इसको मालूम, जनता जानती है और हमारे जैसे लोग उसको खूब अच्छी तरीके से जानते हैं। मैंने पहले ही बोल दिया था कि ऐन कैन प्रकरण जिस भी तरीके से उनको महाराष्ट्र की सत्ता चाहिए, इसलिए कि पहले ही अडानी से कांटेक्ट किए जा चुके हैं। और धरावी में राहुल गांधी जी ने इस बात की घोषणा की थी कि 1 लाख करोड़ रुपए की जमीन जो है अडानी को दी जाने वाली है, जिसका डीलिंग हो चुका है। और ये चाहते हैं कि किसी भी तरीके से यहाँ हमारी सरकार बने ताकि मैं अपनी योजनाओं को, अपनी क्रियाओं को आगे बढ़ाऊं। मतलब आप कह रहे हैं कि अडानी को बढ़ावा देने के लिए, उसके व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए भाजपा के द्वारा जो है महाराष्ट्र में सरकार बनाई गई है? नहीं, ऐसी भी बात नहीं है। देखिए, हर व्यक्ति अपनी लाभ के बारे में पहले सोचता है। मैं ये नहीं कहता हूं कि मोदी जी का सबसे पहला उद्देश्य ये है कि अडानी जी को आगे बढ़ाया जाए। अडानी जी को इसलिए आगे बढ़ाया जाए ताकि हमारा रिटर्न उनको आता रहे और मैं सत्ता में काबिज रहूं, पैसे की व्यवस्था हमारा वहां से होता रहे, मैं सत्ता में बने रहने के लिए चाहे पानी की तरह पैसा बहाता रहूं, दरिया की तरह पैसा बहाता रहूं, इतना पैसा मैं उनको दूं और वो मुझे रिटर्न करे देश के ताकि मैं सत्ता पे काबिज रहूं। प्रधानमंत्री हैं वो, इस भी आरोप भी आप कह रहे हैं कि वो पैसे की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए ये सब कर रहे हैं। बिल्कुल सच्चाई है ये। देश के प्रधानमंत्री को पैसे की क्या कमी? देश के प्रधानमंत्री को पैसे की कमी वो है तो अपने हर एक चुनाव में अपना जो भी जमा पूंजी है वो दिखाते हैं, दर्शाते हैं, बताते हैं। हाँ, ये भी दिखाए थे, वो जो 5 करोड़ रुपए होटल में पकड़ा गया था उसका भी कहीं ब्यौरा है, उसको भी बताए हैं प्रधानमंत्री महोदय या वहां के मुख्यमंत्री महोदय कि ये पैसे कहाँ से आए थे। देखिए, हाथी के दांत दिखाने के कुछ और होते हैं और खाने के लिए कुछ और होते हैं। तो इनका दिखावटी जो दांत है ना, वो भगवा वस्त्र है। इस तरह की क्रियाएं हैं जो कि दिखावटी के रूप में समाज में हमको स्थापित रहे कि मैं बहुत साफ सुथरा हूँ, मैं बहुत साफ सुथरा चुनाव करा रहा हूँ, मैं जनता के द्वारा चुन करके आ रहा हूँ। लेकिन सच्चाई ये है कि यहाँ जनता को भी खरीदा जा रहा है, शासन प्रशासन को भी खरीदा जा रहा है और उस पैसे की व्यवस्था मोदी जी अडानी जी को कर रहे हैं, अडानी जी मोदी जी को कर रहे हैं। मतलब ये व्यवस्था क्रम है जो एक दूसरे से परस्पर सहयोग के साथ चल रहा है। एकदम सत्य यही है और इसको दुनिया भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, भारत की जनता समझ गई है। अगर इसका सही आकलन करना है तो कहीं भी किसी भी स्टेट में बैलेट पेपर से चुनाव करा करके दिखा दें, वहां की 10% सीट भी अगर ये जीत जाते हैं, उस दिन से मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा, मतलब मैं सामाजिक कार्यों से संन्यास ले लूंगा। आपका कहना है कि अगर बैलेट पेपर से चुनाव हो तो भाजपा जो है मुंह के बल गिर पड़ेगी, गिर गई है। उसी को बचाने के लिए ये सारे कुकर्म किए जा रहे हैं भाजपा के द्वारा। मोदी जी की जनसभाओं में मैं देखा हूं, महाराष्ट्र में 2-4 हजार लोग नहीं थे, सारी जितनी व्यवस्था वहां पंडाल में की गई थी सारी सीटें खाली की खाली थी।
और 152 सीट पे आप चुनाव लड़ते हैं, 133 सीट चुनाव जीत जाते हैं। वाह, तो ये तो ऐसा तो सड़क पे दिखेगा। जैसे 2014 में जो चुनाव हुआ, तो जिस तरह से मोदी जी के पक्ष में माहौल था, दुनिया देखी और देश के लोगों ने भी देखा, और किसी ने भी उस चुनाव के ऊपर हस्तक्षेप नहीं किया, न सवाल खड़ा किया, इसलिए कि ऐसा देश में माहौल दिख रहा था। लोग समझ रहे थे कि नहीं, कांग्रेस की सरकार जा रही है, मोदी जी आ रहे हैं। लेकिन जहां सारे सर्वे फेल हो जा रहे हैं, जहां सारी व्यवस्था फेल हो जा रही है, और वहां पे आप सरकार बनाते, 93% आपकी सीटें आ रही, ये कहां से संभव है? मोदी जी के द्वारा तो तमाम सरकार योजनाएं चलाई जा रही हैं जो लोगों को डायरेक्ट दिया जा रहा है, जैसे पीएम सम्मान निधि योजना और भी अन्य योजना, तमाम तरह की योजनाएं हैं। तो इसका श्रेय तो आखिर पार्टी को और मोदी जी को जाएगा ही। देखिए, जब से देश में संवैधानिक व्यवस्थाओं के तहत चुनाव हो रहे हैं, तब से जो भी सरकारें सत्ता में रही हैं, जनता के हित के लिए तमाम तरह की योजनाएं लाती रही हैं। लेकिन योजनाओं को लाने से लोग खुश होकर के, प्रभावित होकर के उनको वोट दे देंगे, ये चीज गले नहीं उतर रही है। सबसे अहम चीज कि हमारा देश विकास कर रहा है कि नहीं, राष्ट्रवादी लोग ये चीज सोचते हैं, ये बातें उनके दिमाग में रहती है। मैं विकास कर रहा हूं कि नहीं, ये उनके दिमाग में नहीं रहती है। प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ के द्वारा ये हमेशा से बयानबाजी की जाती है, कई मंचों में वो सामने से आके बोलते हैं कि बटोगे तो कटोगे। इस पे आप क्या विचार रखते हैं? बटोगे तो कटोगे, ये हिंदू और मुस्लिम के बीच में नफरत पैदा करने के लिए इस तरह की वो नारे देते रहते हैं हमेशा। अब उनके बाद आए मोदी जी, उन्होंने इनके मुद्दे को, जो इनका नारा था, उसको खत्म करने के लिए, बटोगे तो कटोगे को। बटोगे तो कटोगे के खत्म करने के लिए, एक है तो सेफ है। अच्छा। लेकिन ये उनका छिपा एजेंडा था। अच्छा। वो सिर्फ अपने और अडानी जी की बात करते थे कि अगर हम दोनों लोग एक हैं तो सेफ हैं। सेफ है। आज ये चीज सामने आ चुकी है कि अगर मोदी जी अगर गिरफ्तार होते हैं, अडानी जी गिरफ्तार होते हैं, तो मोदी जी भी गिरफ्तार होंगे। जबकि अमेरिका के द्वारा अडानी जी उनके पर ऊपर आरोप भी लगाए जा चुके उन हैं। आरोप नहीं लगाया गया है, उनके ऊपर जो है गिरफ्तारी का वारंट जारी किया गया है। उनको गिरफ्तार करिए, सारी मामला जो है जांच किया जाए, भारत सरकार भी अपने व्यवस्थाओं के तहत निष्पक्ष जांच कराए, तो उसमें मोदी जी जाएंगे। लेकिन जो व्यवस्थाएं खुद उनके हाथों में है, उस व्यवस्था में कैसे वो जेल में जाएंगे और कैसे अडानी को जेल में जाने देंगे? सवाल ही नहीं है कि उनके ऊपर कोई कुछ एक आंच भी आए। अच्छा, देश में जो भी सरकारी संस्थाएं हैं जिनका व्यवसायीकरण के तौर पर निजीकरण किया जा रहा है, जैसे अभी हाल फिलहाल में मान लीजिए ट्रेन को भी जो है निजीकरण में दे दिया गया है, वंदे भारत तमाम चीजें हैं आ गई हैं। अब बिजली व्यवस्था को भी निजीकरण में देने की बात चल रही है, इसको किस नजरिए से देख रहे हैं आप? वही वही एक खेल है। मैं बता ही रहा हूँ कि उनको आगे बढ़ाने के लिए, अडानी को आगे बढ़ाने के लिए तमाम तरह की जितने हमारे संसाधन हैं उनके हाथों में दिए जा रहे हैं। लोगों को बेरोजगार किया जा रहा है। आप गरीब बने रहो, आप अशिक्षित बने रहो, ताकि सरकार से सवाल न खड़ा करो। सरकार से सवाल खड़ा करोगे तो सरकार चलाने में उनको दिक्कत होगी। आप जाहिल बने रहोगे, कभी रोजगार की मांग नहीं करोगे, आप हमेशा बीमार रहोगे, न स्वास्थ्य की बात होगी, न शिक्षा की बात होगी, न रोजगार की बात होगी। ये सारे जब गौण कर दिए जाएंगे तो आप खुद जो है एक जानवर के समान हो जाएंगे, और जानवर को चलाना और हाँकना एक डंडे के अलावा कुछ जरूरत नहीं पड़ती है। वो डंडा उनके हाथ में है। सारी संवैधानिक व्यवस्थाओं के ऊपर जो उनका कब्जा है, उसको चलाने के लिए उनके पास जो डंडा है, उस डंडे का इस्तेमाल वो सही ढंग से कर लेंगे, इसलिए सारी व्यवस्थाएं की जा रही है। ये हमारे साथ मौजूद थे बलवंत सिंह सकरवार जी, ये इनके विचार थे। इस संबंध में आपके क्या विचार हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नमस्कार। नमस्कार।